नमस्कार। आवाज़ इंडिया के खास कार्यक्रम चर्चाए बजट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और बजट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शुद्धोधन आहेर जी, जो कि एक समाज सेवी हैं। वो जनता के बीच जाकर आम जनता को बजट के बारे में समझाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो समझे कि आखिर बजट है क्या और इसका कितना असर उनकी जिंदगी पर पड़ता है। तो शुद्धोधन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। सर, आज हम बात करेंगे मध्यम वर्गीय परिवार की टैक्स को लेकर। हमेशा मध्यम वर्गीय परिवार जो रहता है, वो जब भी बजट आने वाला होता है, उसकी निगाहें सबसे ज़्यादा ये रहती हैं कि आखिर उसको कहाँ कर में, टैक्स में उसको कहाँ बचत हो सकती है। क्या कहेंगे, क्या सुझाव होंगे आपके? क्या जो मध्यम वर्गीय परिवार है, वो सोच रहा है कि टैक्स में कहीं उनको कटौती मिले, आपको लगता है कि सरकार ये कर पाएगी? देखिए, वैसे देखा जाएगा तो सरकार बहुत कुछ कर सकती है। अगर सरकार ने सोचा कि इनकम टैक्स को पूरा निकाल दिया जाए, तो वैसा भी सरकार कर सकती है। लेकिन जैसा कि सरकार के सामने चुनौतियाँ है, सरकार को रेवेन्यू इकट्ठा करना होता है, इसलिए सरकार बजट में ऐसा कुछ प्रावधान कर सकती है कि जिसकी वजह से मिडिल क्लास को कुछ राहत मिली। पिछले कई दिनों से समाचार पत्रों में और सोशल मीडिया में जो कुछ खबरें आ रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि शायद सरकार 10 लाख तक कुछ इनकम टैक्स में कुछ ये दे दे, उसका स्लैब बढ़ा दे। और साथ 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 ऐसा भी चल रहा है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जो उसमें भी बढ़ोतरी करने के लिए लोगों की मांग है। और शायद सरकार ऐसा भी कदम उठा सकती है। इससे मिडिल क्लास को राहत ऐसी मिलेगी कि उनका कुछ सेविंग हो पाएगा। और सेविंग होने के बाद वो सेविंग अगर मार्केट में आता है तो इकोनॉमी को ज़रा बूस्ट मिलने के चांसेस है। साथ साथ मिडिल क्लास की ये भी अपेक्षा है कि जो डॉलर का जो रेट है रुपया के साथ, वो भी ज़रा थोड़ा स्टेबल रहे। क्योंकि बहुत सारे मिडिल क्लास के लोग जो है, उनके कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अमेरिका में उनके बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ उनका सोर्स ऑफ इनकम है। तो डॉलर अगर अनस्टेबल हो जाता है तो ना सिर्फ गवर्नमेंट के लिए बल्कि मिडिल क्लास के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और स्पेशली जो एक्सपोर्टर्स है, उनको तो डॉलर के महंगे होने का ज़रा ज़्यादा उनको ऊपर बुरा असर हो जाता है। तो इससे सरकार, ये जो मिडिल क्लास है, ये इतना तो कम से कम अपेक्षा कर सकता है कि सरकार हमें कुछ इसमें इनकम टैक्स में कुछ राहत दे दे, ताकि वो ठीक से सांस ले सके। जी। कहते हैं कि टैक्स स्लैब जो बनाया जाता है, उसमें अभी जो है उसमें 9 लाख और 15 लाख तक जो कमाने वाले लोग हैं, वो चाहते हैं कि टैक्स को कम कर दिया जाए। आपको लगता है कि सरकार ये करने में सक्षम है और कर पाएगी? क्योंकि जैसे ही बजट आता है, लोगों की उम्मीदें बढ़नी शुरू हो जाती हैं कि क्या कुछ उन्हें मिलने वाला है। सरकार के सामने चुनौती ये रहती है कि अगर इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ाया जाए तो उससे जो कुछ रेवेन्यू में उनको घाटा आ जाएगा, उसे कहाँ से निकाला जाए, ये सरकार के सामने चुनौती है। तो सरकार इसको एक, जिसको पर्यायी नीति जो है रेवेन्यू जनरेट करने की, उसके ऊपर सोच सकती है। और उसके लिए बहुत सारे सुझाव दिए जाते हैं, जैसा कि वेल्थ टैक्स है, उसके ऊपर ज़रा थोड़ा वो बढ़ोतरी वो लगाया जाए। या फिर कॉर्पोरेट टैक्स में ज़रा बढ़ोतरी की जाए। या कुछ लोग ऐसा भी सुझाव देते हैं कि जो शेयर मार्केट का जो टर्नओवर है, उसके ऊपर भी अगर कुछ टैक्स लगाया जाए, तो भी ये जो घाटा है इनकम टैक्स को बढ़ाने से, जो स्लैब बढ़ाने से जो आता है, उसको सरकार रिकवर कर सकती है। ऐसा बहुत सारे लोगों का सुझाव है। तो देखते हैं अभी सरकार इसमें क्या कदम उठाती है और किस तरह से मिडिल क्लास के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करती है। इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा रोल रहता है। आपको लगता है कि जिस तरह का इन्फ्लेशन से जूझ रही है सरकार, वो टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव कर पाएगी? इन्फ्लेशन का जो डायरेक्ट रिश्ता जो है वो सप्लाई साइड से है बेसिकली। जी। सप्लाई अगर ठीक से रहता है, सप्लाई लाइन अगर ठीक से है, तो इन्फ्लेशन के बढ़ने के चांसेस नहीं रहते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से हमारे देश का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो बहुत लड़खड़ा रहा है। उसकी वजह से अपने सप्लाई चेन ज़रा वीक हो गई है।
और सप्लाई वीक होने के कारण नेचुरली फिर मार्केट में डिमांड ज़्यादा डिमांड बढ़ जाता है और इससे नेचुरली फिर तुम्हारा इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी आ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है। साथ साथ दूसरा ये भी उसका एक कारण है कि जमाखोरी की आदत जो है वो ज़्यादा बन जाती है। सप्लाई कम होता है तो कुछ लोग ऐसे हैं मार्केट में कि जो जमाखोरी की तरफ जाते हैं। उनको लगता है कि सप्लाई कम हो जाएगा, मैं जमाखोरी कर दूंगा, कल अगर रेट बढ़ेंगे तो मुझे और मुनाफा मिल जाएगा। तो ये एक बात है कि जिसकी तरफ सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। और साथ साथ अगर सरकार सार्वजनिक व्यय जो है उसमें अगर बढ़ावा देती है तो सप्लाई चेन का या फिर मुद्रास्फीति का जो असर है वो कम होने की जगह असर हम देख सकते हैं। क्या लगता है विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए सरकार को ऐसे कौन से कदम उठाने चाहिए? कोई उपाय या फिर आप कोई सुझाव देना चाहें? विदेशी निवेश किसी भी देश में तब जाता है जब उसको गारंटी है कि उस देश में हमारा निवेश सुरक्षित है और मुझे अच्छी तरह से रिटर्न्स मिल जाए। अगर हम देखते हैं कि भारत की इकोनॉमी पिछले साल में कुछ इतनी अपेक्षा करने वाली नहीं रही है, जिसकी वजह से विदेशी निवेश जो है यहाँ से चला जा रहा है। साथ साथ ये भी हम उनको देखना पड़ेगा कि यहाँ की जो लीगल फ्रेमवर्क है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, क्विक होनी चाहिए। अगर वैसी होती है तो विदेशी निवेशकों को फिर यहाँ कानून का एक सहारा मिलता है कि जिसकी वजह से वो कुछ अगर उनकी समस्या आ जाए तो वो आसानी से और जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी इस समस्या को वो दूर कर सके। साथ साथ विदेशी निवेशक कुछ टैक्स कंसेशन भी चाहते हैं और सरकार को ये भी देखना पड़ता है कि अगर वो टैक्स कंसेशन देते हैं तो क्या उससे सरकार को कुछ ज़्यादा घाटा तो नहीं हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसकी तरफ से जिसको विदेशी निवेशक देख रहे हैं और मेरे ख्याल से विदेशी निवेशकों को अभी के परिस्थिति में भारत में निवेश करना ज़रा जोखिम भरा लग रहा है। तो उनकी जो कंसर्न्स है, उनकी जो कुछ आशंकाएं हैं, उन्हें दूर करने के लिए सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए। मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना कितनी बड़ी चुनौती होगा? मुद्रास्फीति का जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि मुद्रास्फीति का डायरेक्ट रिलेशन सप्लाई चेन से है। तो अगर सप्लाई चेन ठीक से होती है गवर्नमेंट की, ठीक से लोगों की जो ज़रूरती चीज़ें हैं वो ठीक से आ रही है, समय पे आ रही है, तो फिर मुद्रास्फीति की ज़्यादा समस्या आती नहीं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसा मैंने पहले भी कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा थोड़ा लड़खड़ा रहा है, इसलिए सप्लाई चेन हमारी ठीक से नहीं आ रही है। इसकी वजह से मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी हो गई है, जिसकी सबसे ज़्यादा मार कॉमन आदमी को, आम आदमी को झेलनी पड़ रही है। बिल्कुल। ग्लोबल पॉलिटिक्स और दुश्मन देशों से घिरे भारत के लिए रक्षा बजट कितना बढ़ना चाहिए और इसमें क्या दिक्कतें आ सकती हैं सरकार को इसे बढ़ाने में? क्योंकि अगर खासकर बात करें चीन से तो वो सीधे हमें टक्कर दे रहा है। देखिए, पिछले साल में 2024-25 में हमारा रक्षा बजट कुछ 6.22 लाख करोड़ इतना वहाँ तक गया था। तो इसका मतलब ऐसा है कि जीडीपी का जो टोटल 1.89% हमारा रक्षा बजट खा गया था। अभी अगर हम उसके पहले के आंकड़े देखते हैं 2023 के, जिन्होंने डिफेंस के ऊपर एक्सपेंसेस किया है, डिफेंस के ऊपर खर्चा किया है, तो उसमें भारत का नंबर चौथा नंबर है। सबसे पहले आता है अमेरिका, उसके बाद आता है चाइना, फिर रशिया और बाद में इंडिया है। अभी अगर ऑलरेडी हम दुनिया के डिफेंस में सबसे ज़्यादा एक्सपेंस करने वाले लोगों में है, देशों में है, तो फिर डिफेंस का बजट और कितना बढ़ाना चाहिए, इसके ऊपर कुछ मर्यादाएं आ सकती है। हाँ, ये बात सच है कि हमारे सामरिक शत्रु जो है आजू बाजू में हमारे इर्द गिर्द पड़े हुए हैं, इसलिए हमें अपना खुद का ख्याल तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अभी जो ट्रंप महोदय आए हैं यूएसए में, इसकी वजह से मेरे ख्याल से भारत को ज़रा थोड़ा राहत मिल सकती है, क्योंकि ट्रंप की पॉलिसी ऐसी रहेगी कि चाइना को कंट्रोल में रखे। तो चाइना को कंट्रोल में रखने के लिए भारत उनके लिए बहुत भरोसेमंद पार्टनर साबित हो सकता है।
इसकी वजह से भारत अगर डिफेंस की तरफ ज़रा थोड़ा कम ध्यान दे या फिर अपना एक्सपेंसेस थोड़ा कम करे तो भी मेरे ख्याल से आने वाले समय में ये साल में हमें ज़्यादा तकलीफ नहीं हो सकती। जी बिल्कुल। नई-नई चीज़ें आती हैं देश में। अभी जो एआई तकनीक है उसको लेकर दुनिया के सभी देश काफ़ी रिसर्च और इनोवेशन करने के लिए बजट की बढ़ा रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। भारत को आप किस तरह देखते हैं? उसे किस तरह के कदम उठाना चाहिए? देखिए, भारत की सबसे बड़ी समस्या है टेक्नोलॉजी में, हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग नहीं है। ना तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में है, ना तो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स में है, ना तो गवर्नमेंट सेक्टर में है। इसकी वजह से उसके लिए क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात होती है। ऐसा नहीं कि आप आज उसमें कुछ निवेश करते हैं और आपको उसका नतीजा कल मिल जाएगा। जो अब अमेरिका की बात है या यूरोप की बात है, वहाँ तो कई दशकों से रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग उनकी डेवलप हो रही, कई सदियों से भी डेवलप हो रही। इसकी वजह से वो ज़्यादा आगे है बहुत सारे देशों से। अगर भारत को R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग में अगर हम ठीक से निवेश करते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी इस वक्त हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम जो निवेश करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो प्रैग्मेटिक कितना रहेगा, भारत कितना एफोर्ड कर पाएगा एट प्रेजेंट, ये भी एक बात है। तो हमें लंबी एक दीर्घकालीन या लॉन्ग टर्म पॉलिसी की तरफ से इसकी तरफ देखना पड़ेगा। भले हमें कल या परसों उसके नतीजे ना मिले, लेकिन कुछ 5 साल के बाद, 10 साल के बाद नतीजे मिलेंगे। इस ढंग से अगर हम देखते हैं तो शायद हमें कुछ फ़ायदा मिल जाए। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, अभी डीप सीक का जो एग्जांपल है, चाइना ने वो ऐप लाया है और उसका जिक्र तो खुद अमेरिका के प्रेसिडेंट ने किया। लेकिन चाइना ये क्यों कर पाया? क्योंकि चाइना के पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग का एक बहुत अच्छा उनका सेक्टर बहुत सालों से काम कर रहा है। वहाँ उनको बहुत अच्छी तरह से गवर्नमेंट का सपोर्ट है। कम्युनिस्ट देश होने की वजह से उनके कुछ ज़रा फ़ायदे उनको मिल रहे हैं। भारत को इस तरफ देखने के लिए ज़रा थोड़ा समय देना पड़ेगा, ऐसा लगता है। तो बहुत कुछ चीज़ें अभी हमने जानी हैं आहिर जी से और आगे भी हम जानेंगे, लेकिन यहाँ पर हम चर्चाएँ बजट में लेंगे। एक छोटा-सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। आहिर जी, अगर हम बात करें समाज में बहुमुखी विकास के लिए हमें पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी जाति को भी अगर मुख्य धारा में शामिल करना है, तो क्या कुछ होना चाहिए? क्या सुझाव देंगे आप? एक बात तो सर्वपरिचित है कि हमारे देश में एक व्यवस्था है जिसको हम जाति व्यवस्था के नाम से जानते हैं। हालांकि बायोलॉजिकली देखा जाएगा तो किसी भी जाति में ऐसी कोई खासियत नहीं कि जिससे हम कह सके कि कोई ऊपर है या नीचे है। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, 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 आवाज इंडिया। आवाज़ इंडिया के खास कार्यक्रम चर्चाएँ बजट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे आहिर जी से लगातार बजट पर, और अब हम एक और सवाल उनसे करना चाहेंगे। आहिर जी, अगर हम बात करें समाज में बहुमुखी विकास के लिए हमें पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी जाति को भी अगर मुख्य धारा में शामिल करना है, तो क्या कुछ होना चाहिए? क्या सुझाव देंगे आप कि वो मुख्य धारा में उनको लाया जा सके? एक बात तो सर्वपरिचित है कि हमारे देश में एक व्यवस्था है जिसको हम जाति व्यवस्था के नाम से जानते हैं। हालांकि बायोलॉजिकली देखा जाएगा तो किसी भी जाति में ऐसी कोई खासियत नहीं कि जिससे हम कह सके कि कोई ऊपर है या नीचे है। बायोलॉजिकली ऑल आर सेम।
मेडिकल साइंस ऑफ से ऑल आर सेम, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक व्यवस्था है हमारे देश में। तो उसका नतीजा ऐसा हुआ है कि समाज के कुछ तबके जो है, जैसा कि अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, पिछड़ा वर्ग है, और साथ साथ हम उसके साथ महिला और माइनॉरिटीज़ को भी हम लेते हैं। तो ये देश का बहुत बड़ा तबका है, बहुत बड़ी आबादी है कि जिन्हें बजट में उनका एक हिस्सा मिलना चाहिए, और जो अभी तक बहुत पीछे है और आम लोगों की हैसियत से या विकास की दृष्टि से। तो अगर उन्हें आगे लाना है, उन्हें बढ़ावा देना है, तो उन्हें बजट के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं है। तो अभी हम जैसा कि देखते हैं कि पिछले साल में जो अनुसूचित जनजाति है, उनकी आबादी है 8.6% 2011 के सेंसस के हिसाब से। लेकिन उनके लिए ऐसा नीति आयोग का और उसके पहले नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो थी, उनका भी ऐसा सुझाव है कि उन्हें उनकी आबादी के अनुसार बजट में हिस्सा देना चाहिए। उससे उनका हिस्सा पिछले साल बनता था 1,22,400 करोड़, और उनको मिला है, ज़्यादा मिला है, 1,24,909 करोड़। लेकिन उसमें दिक्कत यह है मैडम कि ये जो अलॉटमेंट फंड हुआ है 1,24,000 करोड़ का, उसमें से टारगेटेड स्कीम जो होते हैं, जिसका उस तबके को डायरेक्टली फ़ायदा होता है, उसके लिए सिर्फ 41,000 करोड़ का प्रावधान किया है। मतलब दिखने में तो आपको लगता है कि अनुसूचित जनजाति के लिए 1,24,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, लेकिन सरकार के ऊपर जो बंधन है एक्सपेंस करने का, वो सिर्फ 41,000 करोड़ का है। मतलब बाकी 83,000 करोड़ रुपये जो है उसका खर्चा करने के लिए सरकार के ऊपर कोई भी बंधन नहीं है, और उसमें बनती है करीबन स्कीम जो है वो 198 स्कीम ऐसी है कि जिसके लिए प्रावधान होने के बावजूद खर्चा होता नहीं। खर्चा होता है सिर्फ 41,000 करोड़ 730 करोड़ का। तो इससे हम देखते हैं कि जो प्रावधान किया है वो ज़्यादा दिखाई तो देता है, लेकिन उसमें टारगेटेड स्कीम का जो अमाउंट है वो बहुत कम रखा है। ये हुई तुम्हारी अनुसूचित जनजाति की बात। अगर हम आगे चलते हैं अनुसूचित जाति की तरफ है, जिसे हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, उनकी तरफ जाते हैं, तो उनकी आबादी भी करीबन 17% है, 16.8%, लेकिन उनके लिए रिजर्वेशन है 15.5%। उसके हिसाब से उनको मिलना चाहिए था 2,14,109 करोड़ अनुसूचित जाति के लिए, लेकिन उनको प्रावधान कितना गया पिछले साल? 1,65,493 करोड़। इतना कम प्रावधान किया गया है। साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि उनकी जो टारगेटेड स्कीम है उसके लिए अमाउंट है 46,192 करोड़। मतलब दिखने में आपको दिखाई देता है कि शेड्यूल कास्ट के लिए कितना अमाउंट दिया है, 1,65,000 करोड़ का, लेकिन टारगेटेड स्कीम के लिए अमाउंट है 46,000 करोड़ का। मतलब सिर्फ 83 स्कीम ऐसी है कि जिसके लिए खर्चा करना गवर्नमेंट के लिए मैंडेटरी है। बाकी 192 स्कीम ऐसी है कि जिसके लिए 1,19,000 करोड़ का प्रावधान तो किया है, लेकिन उसके ऊपर खर्चा करना गवर्नमेंट के लिए बंधनकारक नहीं है। इससे क्या होता है कि ये जो तबका है, जो बहुत सारे डायमेंशन से पीछे है, बहुत सारे आयामों में पीछे है, अगर उनके लिए प्रावधान होने के बावजूद खर्चा नहीं होता है, तो फिर प्रावधान किस लिए बनाया जाता है? पेपर में बताते हैं सिर्फ कि 1,65,000 करोड़ दिया है। तो ये 1,65,000 करोड़ जो है वो अगर टारगेटेड स्कीम के लिए लगा दिया जाता है, तो इससे ही समाज का कुछ फ़ायदा हो सकता है। जैसा कि हम देखते हैं कि इन तबकों को समय पे फ्रीशिप नहीं मिलती है, समय पे स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। SC/ST एट्रॉसिटी प्रिवेंशन एक्ट में उनके लिए कुछ हेल्प करना ज़रूरी है एक्ट के अनुसार, लेकिन वो हेल्प भी उनको मिलती नहीं। उसके लिए सिर्फ 600 करोड़ का प्रावधान किया है। अगर हम देखते हैं तो पिछले 2023 में 52,000 के ऊपर ज़्यादा एट्रोसिटीज़ हुई है शेड्यूल कास्ट के ऊपर, 52,000 के ऊपर पूरे देश में। अगर उसमें से 52,000 एट्रोसिटीज़ के गुने हुए हैं, उसके क्राइम हुए हैं,
लेकिन उसके लिए प्रावधान किया है सिर्फ 600 करोड़ का। अभी आप सोचो कि एक फैमिली के ऊपर अगर एट्रोसिटी के तहत अन्याय होता है तो एक फैमिली को रिहैबिलिटेशन करने के लिए आपको कम से कम 1 करोड़ तो देना चाहिए। तो 600 करोड़ में हम उस कितने फैमिली का हम सेटलमेंट कर सकते हैं? ओनली 600 फैमिलीज का, नॉट मोर देन दैट। उसके साथ लेकिन बाद में लीगल एड भी है, उनको कुछ स्पॉन्टेनियस हेल्प भी की जानी है। तो इसका मतलब ऐसा है कि इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो अमाउंट रखा है, जो निधि रखा है 600 करोड़ का, बहुत कम है। और फिर सरकार की फिगर है कि 52,000 उनके गुने हुए हैं। तो 52,000 अगर क्राइम है तो सरकार का अमाउंट क्यों नहीं बढ़ाती? तो ये अनुसूचित जाति के लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके लिए लोगों ने आवाज़ उठानी चाहिए। मैं साथ साथ ओबीसी की तरफ भी ज़रा ध्यान दे दूंगा। ये जो पिछड़ा वर्ग जिसे हम कहते हैं अदर बैकवर्ड क्लास, ये जो अदर बैकवर्ड क्लास है उसकी आबादी 2011 के सेंसस के अनुसार 73 करोड़ है। लेकिन 2023 में 1 फरवरी 2023 का हिंदू कहता है कि उनके लिए जो प्रावधान किया गया है 146 करोड़। अभी आप बताइए 73 करोड़ के लिए सिर्फ 146 करोड़ का अगर प्रावधान होता है तो एक ओबीसी को 1 साल में कितना मिलता है? कुछ नहीं मिल पाता है। और इस मायने में देखा जाएगा तो पिछड़े ओबीसी की अवस्था जो है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से भी गई गुजरी है कि उनको कम से कम नाम के लिए तो 1,65,000 कोटी मिलता है शेड्यूल कास्ट के लिए, उनको तो उतना भी नहीं मिलता। तो ये जो अवस्था है पिछड़े वर्ग की, ये भी बहुत एक बुरी अवस्था है। उनके लिए भी बहुत अच्छी तरह से हमें प्रावधान करना चाहिए। अगली कड़ी आती है इसमें महिलाओं की। हमारे देश में 2011 की अगर हम आबादी देखते हैं तो उसमें महिलाओं की जो आबादी है वो है 58 करोड़, 58 करोड़। तो 58 करोड़ महिलाओं के लिए पिछले साल में 2024-25 के बजट में प्रावधान किया है 26,000 करोड़ का। अभी आप सोचो 58 करोड़ की आबादी है और प्रावधान कितना का है? 26,000 करोड़ का। उसमें अगर ये भी देखो आप कि ये जो 26,000 करोड़ का प्रावधान किया है वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, उसमें बच्चे भी शामिल है। उन बच्चों की आबादी 12% है। मतलब देश की जो महिला और बच्चे की जो आबादी है वो करीबन 60% है और 60% आबादी के लिए हम प्रावधान करते हैं सिर्फ 26,000 करोड़ का। तो आप सोचो कि हमारे देश की जो महिला है, क्या उनकी औकात इतनी कम है कि हम उनके लिए 2-3 लाख करोड़ भी नहीं रख सकते? ये बहुत बुरी बात है, ऐसा मुझे लगता है। और एक बड़ी बहुत गंभीर समस्या है हमारे देश में। आजकल बहुत हम बातें सुनते हैं कि ये फलाना धर्म का, ये फलाना धर्म का है, मैं हिंदू हूँ, तू मुस्लिम है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। तो अगर हम आंकड़े की तरफ देखें, बजट के आंकड़े, तो आप देखिए कि माइनॉरिटी का पॉपुलेशन जो है 2011 के सेंसस के अनुसार वो आता है 23 करोड़ का पॉपुलेशन है। 19% पॉपुलेशन उनका, 23 करोड़। और ये 23 करोड़ के पॉपुलेशन के लिए, 19% पॉपुलेशन के लिए बजट में प्रावधान किया गया है 3,183 करोड़। और अगर परसेंटेज अगर निकले जाए टोटल बजट के हिसाब से तो आता है 0.125% मात्र। तो आप देखिए, हम बोलते हैं ना कि नहीं उनके बहुत लाड़ हो गए हैं, उनको बहुत ऐसा है, बहुत ऐसे है, बहुत ऐसे है। अरे भाई बजट के आंकड़े तो देखो। तो अगर हम इसको ही कहते हैं कि उनका बहुत ये हुआ है, अपीजमेंट हो रहा है माइनॉरिटीज़ का, तो दिस इज नॉट द इंडिकेशन ऑफ अपीजमेंट। कोई भी चाहेगा कि माइनॉरिटी को कम से कम उनके आबादी के अनुसार तो उनको हिस्सा मिले बजट में। 3,000 करोड़ में आप 23,000 करोड़ की आबादी को किस ढंग से आप न्याय दे पाओगे? आप सोचिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो देश की जो ज़्यादातर आबादी है
जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, अन्य पिछड़ा वर्ग और माइनॉरिटीज़ आती है। ये कम से कम देश की आबादी का 75 to 80% हिस्सा है और उनके लिए बजट का जो प्रावधान होता है वो 5 लाख करोड़ तक भी जाता नहीं। तो अगर 80% पॉपुलेशन के लिए अगर हम 48 लाख करोड़ में से सिर्फ 5 लाख करोड़ से भी कम देते हैं तो हम कैसी उम्मीद कर सकते हैं कि देश की 80% आबादी ऊपर आ जाए। तो हमारे बजट की ये सबसे बड़ी खामी ये रही है कि इन लोगों को आगे तो आना है लेकिन उनके पास परचेसिंग पावर नहीं है, परचेसिंग कैपेसिटी नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि बजट में किस इश्यू के ऊपर ध्यान दिया जाए कि ये जो कॉमन लोग हैं, ये जो 80% की आबादी है, उनकी परचेसिंग पावर कैसी बढ़ाई जाए। अगर उनकी परचेसिंग पावर बढ़ती है तो मार्केट में जाके कई चीज़ों खरीद लेंगे, मार्केट को बढ़ावा मिलेगा, मार्केट को बढ़ावा मिलेगा तो उससे इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। तो हमारे देश को अगर हमें इकोनॉमिकली आगे बढ़ाना है, देश को आगे लाना है, इकोनॉमी को आगे लाना है तो ये 80% आबादी की परचेसिंग कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। उसके लिए बजट में प्रावधान होने चाहिए, उसके लिए बजट में कोई इलाज होने चाहिए। अगर वैसे इलाज बनते हैं तो हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो फिर हम सिर्फ इनकम टैक्स, रेल का किराया, महंगाई, इन चीज़ों पर ही अगर हम ख्याल करते रहेंगे तो शायद आने वाले 10 साल में भी हमारे देश की जो अवस्था है, आर्थिक अवस्था है, वो ठीक से उभर नहीं पाएगी। मैं जाते जाते एक और चीज़ की तरफ आप सभी लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि हमारे देश में एक परंपरा चली आ रही है। वो सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी अभी शुरू है, ये बहुत सालों से चल रही है। वो परंपरा ये है कि राइट ऑफ लोन्स, कि ये जो इंडस्ट्रियल हाउसेस है वो गवर्नमेंट बैंक से, प्राइवेट सेक्टर बैंक से लोन लेते हैं और बाद में क्या करते हैं, उस लोन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट किया जाता है। अगर कोई भी लोन के आप 3 महीने में ठीक से किस्त नहीं दे पाए तो उसको एनपीए कहा जाता है बैंकिंग की परिभाषा में। आगे चल के क्या होता है कि ये एनपीए का जो अमाउंट है उसको राइट ऑफ कर दिया जाता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, पिछले 10 सालों में 12 लाख करोड़ से ज़्यादा अमाउंट राइट ऑफ हुआ है। 12 लाख करोड़, आप सोचिए। ये साल जो 24-25 जो था उसमें 12 लाख करोड़ का तो हम सिर्फ इंटरेस्ट दे रहे थे। किसका इंटरेस्ट? जो गवर्नमेंट ने लोन लिया है उसका इंटरेस्ट दे रहे थे। तो अगर ये लोन हम राइट ऑफ नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, या हमारा इंटरेस्ट तो आराम से चला जाएगा कम से कम। तो ये जो बातें हैं जिसकी तरफ लोगों ने ध्यान देना चाहिए कि ये जो राइट ऑफ की जो प्रोसेस है ये पूरी तरह से रुकना देनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि बैंक का जो ऑडिट रिपोर्ट है वो ज़रा थोड़ा स्ट्रांग दिखने लगता है। जी बिल्कुल, और असर पड़ता है आम जनता पर, और यही वजह है कि आम जनता जो है वो टकटकी लगाए देखती रहती है कि आखिर इस बजट में उनके लिए क्या कुछ मिलने वाला है। जो उनकी मेहनत से हुई कमाई है उसका एक हिस्सा उन्हें इन कर में देना होता है। भले ही पहले ही जब वो उनकी सैलरी मिलती है तब वो हिस्सा कट जाता है सर्विस टैक्स और दूसरे टैक्सेस के बाद, और उसके बाद जब हम मार्केट में निकलते हैं सामान लेने उस समय भी हम जीएसटी देते हैं, वो भी कर का एक हिस्सा होता है जो हमारी ही जेब से जाता है। यही वजह है कि आम आदमी टकटकी लगाए बैठे हैं कि आखिर इस बार के बजट में 2025-26 के बजट में उसको क्या मिलने वाला है। अहिर जी, आप आए स्टूडियो में, हमसे बातचीत की, बहुत ही आसान तरीके से आपने समझाया अपनी बातों को, और उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी ये सब कुछ समझ में आया होगा और हम इसी तरह आपसे बजट को लेकर चर्चा आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।